हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हमने कॉमनवेल्थ पीरियड पढ़ लिया है जो 1649 से 1660 तक जाता है, और उसके बाद में हमने न्यू क्लासिकल एज का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और हमने समझ लिया है कि न्यू क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। आज हम न्यू क्लासिकल एज के पहले पार्ट को यानी रेस्टोरेशन एज की बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो रेस्टोरेशन एज है इसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, क्योंकि जो जोहन ड्राइडन थे वही इस एज को लीड कर रहे थे, मतलब प्रोमिनेंट फिगर थे वो इस एज के। क्लियर है यहां तक आपको? अब देखिए इस एज की शुरुआत कैसे कैसे होती है। देखिए 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है, जो कॉमनवेल्थ एज में लॉर्ड प्रोटेक्टर था। देन उसके बाद में लॉर्ड प्रोटेक्टर बनता है उसका बेटा रिचार्ड क्रोमवेल, जो 2 साल तक ही अपने इस पद पर बना रहा, क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं था जितना उसके पापा थे। यानी रिचार्ड क्रोमवेल उतना कैपेबल नहीं था जितना कि ओलिवर क्रोमवेल था, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक इस पद पर नहीं बना रहा और जनता ने भाई उसको फोर्स किया रिजाइन देने के लिए, और 2 साल के अंदर ही 1660 में रिचार्ड क्रोमवेल ने अपने पद से रिजाइन दे दिया। अब देखिए, बड़े ही रेस्पेक्टेड वे में रिचार्ड सेकंड को बुलाया गया, जो फ्रांस भाग गया था और चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था। याद रखना, चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था भाई, ठीक है। तो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स सेकंड, जो फ्रांस भाग गया था, उसको बड़े ही रेस्पेक्टेड वे में बुलाया गया कि भैया आइए और आगे हमारे यहाँ पे शासन कीजिए, व्यवस्था ठीक कीजिए पहले वाली, ठीक है। अब रिचार्ड सेकंड आते हैं और वो न्यू मोनार्क बनते हैं इंग्लैंड के। देखिए, इस पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहते हैं? देखिए, इस पीरियड में मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी, दोबारा से मोनार्की आई थी। बीच में कॉमनवेल्थ पीरियड में मोनार्की चली गई थी, पार्लियामेंट्री रूल आ गया था, ठीक है। वो नाम का ही था वैसे, पर आया था क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल था लॉर्ड प्रोटेक्टर, उसके बाद में उसका बेटा बना रिचार्ड क्रोमवेल। अब इसके बाद में रिचार्ड सेकंड आया और वो मोनार्क बना, यानी मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हो गई। इस वजह से इस एज को हम रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस एज में और क्या क्या मेजर चेंजिंग आई। पहली बात तो भाई 18 साल बाद, 18 ईयर्स बाद में थिएटर रीओपन्ड हुए, दोबारा खुले थिएटर, क्योंकि सिविल वॉर के टाइम पे 1642 में थिएटर बंद हो गए थे, जो टिल 1660 तक, यानी 1660 तक 1660 तक बंद ही रहे थे। उसके बाद में 18 साल बाद थिएटर खुले। अब खुले तो कैसे खुले? देखिए, महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए। यानी कैसे? महिलाएं भी अब पार्टिसिपेट कर रही थी, वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी। अब इससे पहले क्या होता था, जो वुमेन्स रोल होते थे वो मैन ही करते थे अपना रूप बदलकर। अब महिलाएं जो वुमेन्स थी वो रोल प्ले कर रही थी, बट अभी भी उनको इतना हक नहीं दिया गया था। उनको उनको एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट ही देखा जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, आर्टिफिशियल लाइटें यूज किए जाने लगी थिएटर में। थिएटर में जो लंदन की स्ट्रीट वगैरह थी, लंदन लाइफ, उसको दिखाया जाने लगा। यानी थिएटर में काफी चेंजिंग आ गई थी इस टाइम पे। अब देखिए, इस एज में रॉयल सोसाइटी स्टैब्लिश हो गई। जो रॉयल सोसाइटी थी ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है मेरे भाई, और इस रॉयल सोसाइटी में के जो मेंबर थे वो न्यूटन थे, रॉबर्ट हुक थे और रॉबर्ट बॉय थे। अब देखिए, प्यूरिटन्स अपना मोमेंटम खो चुके थे और कॉफी हाउस कल्चर बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। कॉफी हाउस कल्चर क्या था? ये एक पॉलिटिकल सेंटर था। यहाँ पे आके लोग बाग कॉफी हाउस में जाते थे और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें किया करते थे। अब देखिए, रेस्टोरेशन एज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कैरोलिन एज में पढ़ा था कि चार्ल्स फर्स्ट किंग बनता है, यानी मोनार्क बना था 1625 में, और जो किंग रहा था 1649 तक, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था पार्लियामेंटरीज के द्वारा, ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री का लीडर था वो कौन था भाई? ओलिवर क्रोमवेल, जो बाद में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद में 1649 में लॉर्ड प्रोटेक्टर बना और 1658 तक रहा, जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई। और यहीं से गवर्नमेंट कैसी हो गई थी भाई? रिपब्लिक हो गई थी, यानी मोनार्की भाई खत्म हो गई थी, पार्लियामेंट्री रूल आ गया था ओलिवर क्रोमवेल के टाइम पे। ये हमने पढ़ लिया था कॉमनवेल्थ पीरियड में। और हमने ये भी पढ़ा कि रिचार्ड सेकंड आता है ओलिवर क्रोमवेल के बाद में, और जो रिचार्ड क्रोमवेल था ये बेटा ही है ओलिवर क्रोमवेल का,
जो 1658 से 1660 तक लॉर्ड प्रोटेक्टर रहता है, बट ये अपने पापा जितना कैपेबल नहीं था भाई। मतलब रिचार्ड क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल जितना कैपेबल नहीं था, इसलिए इसको फोर्स किया गया रिजाइन करने के लिए। और भाई इस बंदे ने रिजाइन कर दिया 1660 में। उसके बाद में जो इंग्लैंड के सिटीजन्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया चार्ल्स सेकंड से। अभी चार्ल्स सेकंड कौन है? इन्होंने इंग्लैंड के सिटीजन्स ने रिक्वेस्ट किया चार्ल्स सेकंड से कि भाई आओ और यहाँ की व्यवस्था को दोबारा से ठीक करो। अभी चार्ल्स सेकंड चार्ल्स फर्स्ट का बेटा, भाई चार्ल्स फर्स्ट का सन है, बेटा है। जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, तो चार्ल्स सेकंड उस वक्त फ्रांस भाग गया था। अब चार्ल्स सेकंड को दोबारा बुलाया जाता है, इसको किंग बनाया जाता है, मोनार्क बनाया जाता है, और इस बंदे ने रूल किया टिल डेथ, जब तक इसकी मौत नहीं हुई, यानी 25 ईयर्स तक। 1660 से 1685 तक चार्ल्स सेकंड ने रूल किया। अब देखिए, जैसे ही चार्ल्स सेकंड आता है, यहीं से रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है, क्योंकि मोनार्की रीस्टोर हो गई थी दोबारा से, ठीक है। उसी के साथ में नई तरह से लिटरेचर भी रिस्टोर हो गई थी। अब देखिए, चार्ल्स सेकंड अपने पिता चार्ल्स फर्स्ट का की डेथ का बदला लेता है। अब ये करता क्या है, जिन जिन लोगों ने चार्ल्स फर्स्ट के डेथ वारंट पे साइन किया था, उन सबको बाहर निकलवाता है उनकी ग्रेव से, और उन सबको इधर उधर फेंक देता है, किसी नाली में, उल्टी सीधी ग्रेव्स में, जो कॉमन ग्रेव्स थी उन सब में उनको फेंक देता है, ठीक है। सबसे बदला लेता है एक एक करके। इसने क्या किया, सेम डेट पर, जिस डेट में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी, एग्जीक्यूट किया गया था, यानी 30 जनवरी, तो इसने क्या, ठीक 12 साल बाद 1661 में चार्ल्स सेकंड ने ओलिवर क्रोमवेल को, जो ओलिवर क्रोमवेल को कहां पे दफन किया गया था, कहां पे दफनाया गया था भाई, इसकी ग्रेव कहां पे थी, वेस्टमिनिस्टर एबे में, जहां पर रिस्पेक्टेड वे में दफनाया जाता था। तो इसने क्या किया, ओलिवर क्रोमवेल को वेस्टमिनिस्टर एबे से निकलवाया, ग्रेव से निकलवाया, और भाई उस पे वो सारे चार्ज लगवाए जो चार्ल्स फर्स्ट पे लगे थे, यानी हाई ट्रीजन का चार्ज लगवाया। और ओलिवर क्रोमवेल की जो स्केटल था, उसको, जो डेड बॉडी थी, उसको फांसी पर लटकाया गया। देन उसके बाद में ओलिवर क्रोमवेल के जो सर को 20 फीट ऊंचाई पे एक स्पाइक पे टांग दिया गया था। स्पाइक होता है एक कांटेदार सरिया होता है ना, उस पे टांग दिया गया था ओलिवर क्रोमवेल की बॉडी को। मतलब इसने अपने पिताजी की डेथ का पूरा बदला, मतलब पूरा अंदर से भरा हुआ था। हालांकि जब ओलिवर क्रोमवेल के टाइम पे चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, तो उसकी जो सर था ना, हेड था, उसको फ्लू कर दिया गया था, जिससे कि जो चार्ल्स फर्स्ट के फैमिली वाले थे वो रिस्पेक्टेड वे में वो अंतिम विदाई दे सके अपने फैमिली मेंबर को, चार्ल्स फर्स्ट को। बट इसने भाई ऐसा नहीं किया, इसने पूरी कट्टरपंथी दिखा दी कि आ भाई तूने मेरे बाप को मारा, अब देख क्या होता तेरा। तो मतलब मरने के बाद भी, मरे हुए को भी, मरा हुआ था भाई, उसको भी निकलवा के फांसी द्वारा टंगवाया, और दुनिया के सामने मतलब पूरी सिटीजन्स को दिखाया कि भाई देखो ये इसका हसर क्या किया हमने, ठीक है। उसके बाद में इसने रूल किया जब तक इसकी डेथ नहीं हुई, 1685 तक। उसके बाद में जेम्स सेकंड है, आता है, जो जेम्स सेकंड भी चार्ल्स फर्स्ट का दूसरा एक अनदर बेटा है, दूसरा सन है, ये रूल करता है। और ये जो जेम्स सेकंड था, ये कैथोलिक था भाई, ठीक है। अब ये उस टाइम पे ज्यादा बोल वाला था प्रोटेस्टेंट का, तो सो प्रोटेस्टेंट वर अगेंस्ट हिम, इसलिए प्रोटेस्टेंट क्या थे भाई, इसके खिलाफ थे जेम्स सेकंड के। इसलिए 1688 में देयर वाज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट हिम, जेम्स सेकंड के अगेंस्ट क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक विद्रोह हुआ इसके खिलाफ, और उस विद्रोह को कहा गया ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। यानी इस टाइम पे कोई मर्डर नहीं होती, इस रिवॉल्यूशन में क्या था, अच्छी बात ये थी, कोई हत्या नहीं हुई, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई किसी ने अपनी जान नहीं गंवाई, ये बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हो गया था। और ये भाई जेम्स सेकंड कहां भाग गया था, ये फ्रांस को भाग गया था। अब देन उसके बाद में जो मोनार्की को आगे बढ़ाते हैं वो मैरी सेकंड और विलियम ऑफ ऑरेंज, ये बढ़ाते हैं। जो मैरी सेकंड थी, ये जेम्स सेकंड की डॉटर थी, और ये विलियम ऑफ ऑरेंज के थे, इनके बेटे थे। इन दोनों ने मिलकर कंबाइन टुगेदर भाई रूल किया जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, और ये दोनों क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। अब देखिए इस टाइम पे जो ना, मैं आपको अलग से एक बात बता रहा हूं, एक पोपिस प्लॉट देखा गया था। पोपिस प्लॉट क्या था, जो जब चार्ल्स सेकंड
जब चार्ल्स सेकंड मोनार्क बना था, किंग बना था, तो उस टाइम कैथोलिक लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि भाई चार्ल्स सेकंड को मार दिया जाए, जिससे कि जो कैथोलिक था जेम्स सेकंड वो मोनार्क बन सके। बट ये फेल्ड हो गए थे, असफल हो गए थे, ये उसको नहीं मार पाए। ठीक है, ये जो पोपिस प्लॉट था ये फेल्ड हो गए थे इस चीज में। ठीक है, और ये पोपिस प्लॉट कहां देखने मिलता भाई? एक ड्राइडन साहब का एक वर्क है, ड्राइडन साहब का एक वर्क है एब्सोलम एंड एकिटोफिल, वहां पे आपने कभी को पढ़ा होगा, वहां पे ये पोपिस प्लॉट देखने को मिलता है। हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रेस्टोरेशन पीरियड का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए रेस्टोरेशन पीरियड की कुछ और बातें समझ लेते हैं, कुछ मेन बातें। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, दो पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी, इमर्ज हो गई थी इस टाइम पे। एक का नाम विक था, दूसरी का टोरी। जो विक थी ये किंग के अगेंस्ट थी। जो विक पार्टी में कौन थे भाई? जो किंग को अपोज करते थे, विरोध करते थे किंग का। और टोरीज कौन थे? सपोर्टर थे किंग के। तो ड्राइडन थे हमारे, ये क्या थे भाई? टोरी थे। तो ड्राइडन तो बेपैंत के लोटा था भाई, ये जो आता था उसी की तारीफ करने लग गया। दूसरे हमारे, दूसरी इसमें मेन बात थी एक, तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1660 में हुई थी ये। और ये स्टार्टेड हुई थी बेकरी से, एक बेकरी की शॉप से स्टार्टेड हुई थी ये फायर, और कंटिन्यू 5 डेज तक चली थी। इसने भाई साहब बहुत बर्बादी करी, डिस्ट्रॉयड कर दिए थे 13,200 घर, यानी 13,200 घर बर्बाद कर दिए थे, और 87 चर्चेज बर्बाद कर दिए थे इसने, इस फायर ने। तो बहुत बड़ी ग्रेट फायर थी लंदन के, 1666 में शुरू हुई थी। और फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी भी लंदन में 1684 में इसी एज में शुरू हुई थी। और 1665 से 1666 तक ग्रेट प्लेग चला था भाई लंदन में, एक महामारी चली थी, एपिडेमिक। लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस एक्ट भी इसी टाइम पे आया 1622 में। और द बिल ऑफ राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1689। देखिए ये क्या है द बिल ऑफ राइट्स? यहाँ पे क्या था, जब चार्ल्स सेकंड आए थे तो इस बात पे पहले समझौता हो गया था कि देखिए पार्लियामेंट और किंग मिलके काम करेंगे, मतलब एक दूसरे काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों को पावर दी जाएंगी। तो यहां से क्या था, यहां से द बिल ऑफ राइट्स वाज द बिल वाज राइट जो था, जो 1689 में आया, यहां से जो पार्लियामेंट था उसकी पावर को इंक्रीज कर दी गई थी, और मोनार्की किंग की पावर को थोड़ा सा कम कर दिया गया था, यानी थोड़ा लेवल में कर दी गई थी बातें कि सबके पास ही राइट्स रहने चाहिए। द बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्टैब्लिश हुई, और 1695 में प्रेस को फ्री कर दिया गया था बिल्कुल। जो मिल्टन के टाइम पे बात उठाई गई थी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा रेस्टोरेशन पीरियड में, जो हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया, और रेस्टोरेशन पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहते हैं, ये मेन बातें पढ़ ली। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में भी रेस्टोरेशन पीरियड खत्म नहीं हुई है, जो ड्राइडन है और ड्राइडन के इंपोर्टेंट वर्क को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, पार्ट सेकंड में, जो रेस्टोरेशन का। ठीक है, अच्छा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम इस क्लास को खत्म कर देंगे।